किसी जमाने में एक गांव में करमचंद नाम का एक आदमी रहता था। उसकी परचून की दुकान थी। उसकी आय से किसी तरह वह अपना और अपने एकमात्र बेटे रामदास का पेट भरता था। रामदास गांव के ही एक स्कूल में पढ़ता था। पढ़ने लिखने में वह बहुत ही होशियार था। उसके अच्छे स्वभाव के कारण शिक्षक और सहपाठी सभी उससे खुश रहते थे। एक दिन दुर्भाग्य से उसके पिता करमचंद की मृत्यु हो गई। हाय बापू, आज तुम भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। धैर्य रखो बेटा, ईश्वर को शायद यही मंजूर था। अब तुम्हें ही अपने पिता का अधूरा काम पूरा करना है। उसका पढ़ना लिखना बंद हो गया और वह अपने पिता की दुकान पर बैठने लगा। ओह, सुबह से शाम हो गई, लेकिन एक भी ग्राहक नहीं आया। यदि यही हाल रहा तो कुछ ही दिनों में भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। और जब रामदास को वास्तव में यह लगा कि उस दुकान से गुजर बसर करना मुश्किल है, तो उसने वह दुकान एक सेठ के हाथों बेच दी। लो भाई, चाहो तो गिन लो, इनमें पूरे 200 रुपए हैं। मुझे आप पर पूरा विश्वास है सेठ जी। इन रुपयों से मैं परदेश में जाकर कोई छोटा मोटा धंधा आरंभ करूंगा। वह परदेश रवाना हुआ। कई दिनों बाद उसका जहाज एक देश की बंदरगाह से जाकर लगा। सबसे पहले मुझे यहाँ के बाजारों का निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही कोई धंधा आरंभ करना ठीक रहेगा। रामदास ने वहां के कई बाजारों का निरीक्षण किया। यहां तो बड़ी महंगाई है। मेरे पास जितने रुपए हैं उससे तो कोई भी धंधा आरंभ नहीं किया जा सकता। काफी सोचने विचारने के पश्चात उसने एक बाजार में एक दुकान किराए पर ली और उस पर एक बड़ा अजीब साइन बोर्ड टांग दिया। अब ठीक है, आज से मैं अक्ल का ही व्यापार करूंगा। बाजार में से फेरी वाले भी बहुत आते जाते रहते थे। फेरी वालों द्वारा अपना सामान बेचने के लिए अपनाया ढंग रामदास को बहुत पसंद आया। अतः दूसरे दिन से अपन्ने दो। कुछ लोग उसकी दुकान के आगे खड़े होकर उसकी हंसी उड़ाने लगे। भला अक्ल भी कहीं बिकती है? कितना मूर्ख है ये लड़का। आखिर अक्ल खरीदेगा कौन? अरे भाई, मान भी लो कि किसी को अक्ल की जरूरत भी पड़ जाती है, तो वह भला इस छोकरे से कहीं अक्ल खरीदेगा? अक्ल की तो अभी इसे खुद ही जरूरत है। बेशक इस समय हंस लो, लेकिन एक दिन मैं तुमसे अपनी अक्ल का लोहा मनवाकर ही रहूंगा। वास्तव में रामदास अपनी धुन का पक्का था। उस पर लोगों के खिल्ली उड़ाने का रत्ती भर भी प्रभाव न पड़ा और वह उसी प्रकार आवाजें लगाता रहा, यहां तक कि उसकी दुकान की चर्चा नगर भर में होने लगी। अरे भाई, तुम्हें पता है कि आजकल हमारे शहर में एक अक्ल का व्यापारी आया हुआ है? हाँ भाई पता है, लेकिन ऐसा व्यापारी मैं जीवन में पहली बार देख और सुन रहा हूं। भाई, यदि मुझे कभी अक्ल की जरूरत पड़ी तो मैं उसके पास जरूर जाऊंगा। इन कुछ दिनों में एक आध व्यक्ति ही हंसी करने के विचार से आए और आने दो आने की अक्ल मोल भी ले गए, परंतु रामदास हताश नहीं हुआ। सप्ताह भर में केवल 2 रुपये की दुकानदारी हुई है, लेकिन चिंता नहीं, एक न एक दिन मेरा काम जरूर चल निकलेगा। उसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसके पास बहुत धन था, पर था वह बड़ा कंजूस। उसके लड़के का नाम चंद्रमणि था, लेकिन वह बहुत मूर्ख था। एक दिन सुबह के समय, अरे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है? पिताजी, अक्ल की खेती कर रहा हूं ताकि आप और मैं
इस दुनिया के सबसे अधिक अक्लमंद कहलवाने जाने लगे। हे प्रभु, न जाने कब इसकी अक्ल की खेती पकेगी। एक दिन चंद्रमणि जब किसी काम से बाजार गया तो रामदास की दुकान के सामने से होकर गुजरा। आए, अक्ल की दुकान, क्यों ना भाव पूछ लूं। यदि सस्ती मिली तो अपने और बापू के लिए ढेर सारी खरीद लूंगा। क्यों भाई, अक्ल कितने रुपये मन दे रहे हो? श्रीमान जी, मैं अक्ल तोलकर नहीं बेचता। हाँ, जितने की कहो उतने की दे दूंगा। उफ, कितने की खरीदूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं ऐसा ना हो कि महंगी खरीदने पर बापू की डांट खानी पड़े। हाँ, आया दिमाग में, क्यों ना पहले एक आने की खरीद ली जाए। यदि बापू ने सस्ती कही तो और ले जाऊंगा। कौन सी अक्ल की कमी हुई जा रही है? चंद्रमणि ने एक एक कन्नी निकालकर तुरंत रामदास को दी। लो भाई, फिलहाल मुझे एक आने की ही अक्ल दे दो। जरूरत पड़ी तो फिर ले जाऊंगा। ठीक है, जैसा तुम उचित समझो। रामदास ने इकन्नी अपने गले में डाली और चंद्रमणि की ओर एक कागज बढ़ा दिया। चंद्रमणि में वह कागज लेकर अपने घर की राह ली। आहा, जब मैं बापू को बतलाऊंगा कि मैंने मात्र एक आने में अक्ल खरीदकर कितनी अक्लमंदी का काम किया है तो वे कितने प्रसन्न होंगे। बापू, ये देखो, मैं एक आने में कितनी सारी अक्ल मोल लेकर आया हूं। ऐसा करो, इनमें से आधी तुम चबा डालो और आधी मैं निगल लेता हूं। क्या कहा? एक आने की अक्ल? जरा इधर तो दिखा। अरे मूर्ख, निकम्मे, तूने एक आना यूं ही कुएं में फेंक दिया। भला कौन नहीं जानता कि दो आदमियों की लड़ाई को खड़े होकर देखना ठीक नहीं। अपने मूर्ख बेटे को मारने पीटने व डांटने फटकारने के बाद ब्राह्मण दौड़ता हुआ रामदास की दुकान पर पहुंचा। अरे बेईमान, तूने मेरे लड़के को मूर्ख जानकर ठग लिया है। मेरे पैसे वापस कर, वरना मैं सिपाहियों को खबर करता हूं। आप व्यर्थ ही नाराज हो रहे हैं श्रीमान जी। आपका लड़का अपनी इच्छा से अक्ल खरीद कर ले गया था। फिर भी यदि आप चाहें तो मेरी चीज मुझे वापस करके अपने पैसे वापस ले सकते हैं। ले अपनी चीज और मेरे पैसे वापस कर। ऐसे नहीं श्रीमान जी, आपको लिखकर देना होगा कि आज से आपका लड़का मेरी दी शिक्षा को नहीं मानेगा और जहां दो आदमी आपस में लड़ते होंगे वहां वह खड़ा रहकर उनकी लड़ाई देखता रहेगा। नहीं, मैं ऐसा लिखकर नहीं दे सकता। अब तक वहां एकत्रित हो गए लोगों ने रामदास का पक्ष लिया। पंडित जी, ये लड़का ठीक ही तो कह रहा है। इसकी बात मानिए और अपने पैसे वापस ले जाइए। ठीक है, यदि ये सब यही कहते हैं तो मैं लिखे देता हूं। ला रे लड़के, एक कागज और एक कलम दे। रामदास ने तुरंत एक सादा कागज और एक कलम उसकी ओर बढ़ा दिया। ब्राह्मण ने रामदास का कहा उस पर लिखा और पैसे लेकर अपने घर की राह ली। उस देश के राजा की 2 रानियां थीं। एक दिन दोनों रानियों की दासी साग भाजी खरीदने बाजार में गई। आहा, वह तरबूज कितना हरा और पका हुआ है। रानी जी खाकर बहुत खुश होंगी। मुझे पहले उसे ही खरीदना चाहिए। अरे भाजी वाले, ये तरबूज कितने का दिया? केवल 2 आने का बहन जी। लाओ, इसे मुझे दो। परंतु इससे पहले कि दुकानदार पैसे लेकर तरबूज दूसरी वाली दासी को दे पाता, तभी दूसरी दासी की भी दृष्टि उस तरबूज पर पड़ी। ठहरो भाजी वाले, यह लो 3 आने और यह तरबूज मुझे दो। और इससे पहले कि दुकानदार कुछ बोल पाता, पहली दासी ने 3 आने उसके हाथों में थमा दिया। नहीं भाजी वाले, पहले तूने पैसे मुझसे ठहराए हैं। ले पकड़ 2 आने और तरबूज मुझे दे। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं तुझे इससे पहले तरबूज के पैसे दे चुकी हूँ। यह तरबूज मुझे दे। अरे बाप रे, ये दोनों तो झगड़ने लगी। कहीं बात मारपीट तक ना पहुंच जाए। मुझे तुरंत खिसक लेना चाहिए। आज मैं तेरे सारे बाल उखाड़ कर ही छोड़ूंगी। और मैं तुझे भूतनी बनाकर ही रहूंगी। अरे, ये दोनों औरतें आपस में क्यों लड़ रही हैं? जानना चाहिए। एक तो चंद्रमणि था ही मूर्ख,
दूसरे उसे अपने पिता द्वारा रामदास को दिए गए वचन का भी पता था, लेकिन वह उनके पास ही खड़ा होकर उनका झगड़ा वह कहा सुनी सुनने लगा। अचानक दोनों की नजर चंद्रमणि पर पड़ी। सुनिए पंडित जी, आप मेरे गवाह हैं। बीच बाजार में इसने जो मेरी दुर्गति की है उसकी गवाही आपको ही देनी होगी। पंडित जी, आप मेरे भी गवाह हैं। ईश्वर के नाम पर रानी जी के सामने आपको सब बातें सच सच कहनी होंगी। मूर्ख चंद्रमणि ने कुछ भी न समझते हुए अपना सिर हिला दिया और चला गया। जब दोनों दासियां और चंद्रमणि दुकान से चले गए तो दुकानदार अपनी दुकान पर आ गया। आहा, खूब बचा। यदि झगड़ा न देखने की अक्ल मैंने अक्ल के व्यापारी रामदास से न खरीदी होती तो आज जरूर मैं चंद्रमणि के स्थान पर फंस गया होता, परंतु अब यह चंद्रमणि जरूर किसी मुसीबत में फंस जाएगा। जब उन दासियों ने अपनी अपनी रानी से आकर शिकायत की, तब दोनों रानियों ने चंद्रमणि के पास अपना अपना पत्रवाहक भेजा। उस पत्र में लिखा था, यदि तुम मेरी दासी के पक्ष में गवाही नहीं दोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा ना होगा। बड़ी रानी, तुम्हें मेरी दासी के पक्ष में ही गवाही देनी होगी, वरना कुत्ते की मौत मार दिए जाओगे। छोटी रानी, चंद्रमणि संकट में पड़ गया। पिता पुत्र ने सलाह की और उन्होंने रामदास से ही सलाह लेना ठीक समझा। तब वे दोनों रामदास के पास गए और सारा हाल कह सुनाया। सुनकर रामदास बोला, मैं सलाह तो दूंगा किंतु 10 रुपए लूंगा। मुझे मंजूर है, ये लो 10 रुपए। सुनो भाई, तुम राजा के सामने पागल बन जाना और जब तुमसे कुछ पूछा जाए तो अंट संट बक देना। बहुत अच्छा भाई। उसके बाद पिता पुत्र खुशी खुशी घर लौट गए। दूसरे दिन चंद्रमणि को दरबार में बुलाया गया। अय भले मानस, क्या तुम बता सकते हो कि उन दोनों दासियों में किन बात पर झगड़ा हुआ था और उन दोनों में दोषी कौन है? आप उन दोनों में अभी झगड़ा करा दें, फिर आपको मालूम हो जाएगा कि उनमें से दोषी कौन है। ही महाराज, भला यह भी कोई पूछने की बात है? जब उनमें झगड़ा हुआ है तो दोषी भी उनमें से कोई ना कोई तो होगा ही। ओह, ये तो पागल मालूम पड़ता है। भला यह क्या गवाही देगा? इसे दरबार से बाहर निकाल दो। देखा बापू, झगड़ा देखने के बाद भी मैं कितनी आसानी से बच गया। वह तो ठीक है बेटे, लेकिन मुझे अब एक दूसरी चिंता सता रही है। यदि किसी दिन राजा को यह पता चल गया कि तुम वास्तव में पागल नहीं हो, बल्कि तुमने जानबूझकर पागल बनने का ढोंग किया था, तो फिर क्या अंजाम होगा? अरे, ये अक्ल की बात तो मैं सोची ही नहीं थी। क्यों ना हम इस संबंध में भी उस अक्ल के व्यापारी से सलाह लें। चलो उसी के पास चलते हैं। वे दोनों रामदास के पास गए और अपने मन का संदेह उसे कहा। ठीक है, मैं इस मुसीबत से भी तुम्हें छुटकारा पाने का उपाय बता सकता हूं, लेकिन रुपए पूरे 100 लगेंगे। 100 रुपए? अरे भाई, कुछ तो कम करो। परंतु रामदास उनके काफी मिन्नतें करने के बाद भी 1 पैसा कम करने के लिए तैयार नहीं हुआ। मरता क्या न करता, लाचार हो उसने 100 रुपए की थैली उसके आगे कर दी। लो भाई, यह संभालो 100 रुपये की थैली और झटपट इस मुसीबत से छुटकारा पाने की अक्ल दे दो। जरूर जरूर। सुनो, किसी दिन राजा के पास जाकर सब कुछ सच सच कह देना, तुम सारी मुसीबत से छुटकारा पा जाओगे। ठीक है भाई, जैसा तुमने कहा वैसा ही करेंगे। चलो बेटा, तुम्हारी मूर्खता का खूब दंड भुगतना पड़ा। उसके बाद दोनों पिता पुत्र वापस घर लौट गए और एक दिन मौका देखकर चंद्रमणि राजा के पास पहुंचा और उसे सारी बात सच सच कह सुनाई। अय ब्राह्मण पुत्र, हम तुम्हारी बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। निसंदेह यदि तुम उस दिन पागलपन का ढोंग न रचते तो एक न एक रानी के कोप का भाजन जरूर बन जाते। जाओ, हमने तुम्हें क्षमा किया। राजा को प्रसन्न जानकर चंद्रमणि ने रामदास के बारे में भी सब कुछ सच सच बता दिया। ओह, यदि तुम्हारा कहा सच है
तो निसंदेह वह लड़का बहुत ही बुद्धिमान है। हम भी उससे अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। जो आज्ञा महाराज। अगले दिन ही राजा ने रामदास को अपने दरबार में बुलवा भेजा। सुनो ऐ अक्ल के व्यापारी, क्या तुम मेरे साथ अक्ल बेचोगे? मुझे कोई इनकार नहीं अन्नदाता, लेकिन 2 लाख रुपए मूल्य लूंगा। राजा ने तुरंत खजांची से कहकर रामदास को 2 लाख रुपए दिलवा दिए। रुपयों से भरी थैलियों को लेने के बाद रामदास ने एक कागज पर कुछ लिखा और वह कागज राजा की ओर बढ़ा दिया। बिना सोचे समझे और अच्छी तरह विचार किए बगैर कोई काम न करो। बहुत खूब, हम तुम्हारी दी हुई अक्ल से अत्यंत प्रसन्न हुए रामदास। जरूरत पड़ेगी तो हम तुमसे और अक्ल खरीदेंगे। अब तुम जा सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज। और राजा ने रामदास की उस शिक्षा को अपने पलंग पर चिपका दिया। वाह, क्या अक्ल की बात कही है उसने। कुछ दिनों बाद राजा अचानक बीमार पड़ गया। महामंत्री, जो कि काफी समय से राजा को मारने की फिराक में था, उसे यह समय अनुकूल लगा। यही उचित समय है। यदि राजवैद्य को अपनी ओर मिलाकर राजा की दवा में विष मिलाकर पिला दिया जाए तो मेरे मार्ग का कांटा आसानी से साफ हो जाएगा तथा किसी को राजा की मृत्यु पर संदेह भी नहीं होगा। शीघ्र ही मंत्री ने लालच देकर राजवैद्य को अपने साथ मिला लिया और एक दिन राजा की दवा में विष मिलाकर राजवैद्य को राजा के पास भेज दिया। लीजिए महाराज, इस दवा को पी लीजिए। मुझे विश्वास है कि इस दवा से आप बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे। हम भी यही चाहते हैं वैद्यराज जी। पता नहीं हमारे पीछे राज कार्य कैसा चल रहा है और प्रजा कैसी होगी। परंतु राजा ने जैसे ही दवा पीनी चाहिए, उसकी दृष्टि पलंग पर लगे उस शिक्षा पत्र पर पड़ गई जो रामदास ने उसे 2 लाख रुपयों में दिया था। न जाने क्यों उस शिक्षा का ध्यान आते ही राजा दवा को ध्यानपूर्वक देखने लगा। अगले पल, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। मंत्री जी के दबाव में आकर मुझसे यह भूल हुई है। उन्हीं के कहने पर मैंने आपकी दवा में जहर मिलाया था। क्या? ओह, रामदास की दी अक्ल ने आज मेरे प्राण बचा लिए। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाया। राजवैद्य को इसी समय कारावास में डाल दो और महामंत्री को तुरंत हमारे पास भेजो। जो आज्ञा महाराज। हुक्म पाते ही महामंत्री घबराया हुआ हाजिर हुआ। आज्ञा करें महाराज, मेरे लिए क्या हुक्म है? हम बिल्कुल ठीक हो चुके हैं महामंत्री, लेकिन आपके चेहरे से लगता है कि आप बहुत अस्वस्थ हैं। लीजिए, राजवैद्य द्वारा तैयार की गई दवा आप पी लीजिए। शीघ्र ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। महामंत्री को समझते देर नहीं लगी कि उनका भांडा फूट चुका है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझसे भूल हुई। नहीं, तुम जैसे गद्दार और आस्तीन के सांप को मैं माफ नहीं कर सकता। सैनिकों, ले जाओ इसे और बीच बाजार में इसकी गर्दन उतार दो। दया महाराज, दया। सैनिक मंत्री को पकड़कर ले गए। उसके बाद राजा ने रामदास को बुलवा भेजा। हम तुम्हारी दी अक्ल से आज मरते मरते बच गए रामदास, अतः हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। कहकर राजा ने रामदास को सारी कहानी कह सुनाई। हमारे पास महामंत्री का पद रिक्त है। हम चाहते हैं कि आज से वह पद तुम ही ग्रहण कर लो। मैं इतने बड़े पद के योग्य तो नहीं हूं महाराज, लेकिन फिर भी विश्वास दिलाता हूं कि आपके सम्मान और विश्वास को कभी कोई ठेस नहीं लगने दूंगा। इस प्रकार रामदास एक उच्च राज्याधिकारी बनकर आराम से दिन काटने लगा।